नमस्कार। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल पहुंच चुका है किनमेन आइलैंड, वो जगह जो चीन के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। चीन को नाको चने चबवाने के लिए किनमेन आइलैंड ने 3 बार उसके दांत खट्टे किए और हम देखिए इस वक्त मौजूद है किनमेन आइलैंड पर। वो किनमेन आइलैंड, वो द्वीप जहां ताइवान की सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है और साथ ही साथ इसी वजह से किनमेन द्वीप को ताइवान का कवच भी कहा जाता है। किनमेन में जीत जिस तरह से चीन को 3 बार नसीब नहीं हुई है और यही वजह है कि उस दरमियान साल 1958 में, जी हाँ, साल 1958 में चीन ने किस तरह से लगभग 44 दिनों तक गोलाबारी इसी किनमेन द्वीप पर की थी। इस किनमेन द्वीप पर पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया पहला न्यूज चैनल है और इस वक्त आइए तस्वीरों में आपको दिखाती हूँ वो टैंक जो 1958 में चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। वो टैंक जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये 1958 में जो लड़ाई हुई थी, जो बिल्कुल ऐसे पिलर की तरह, एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा रहा था। चीन ने किस तरह से ताबड़तोड़ गोलाबारी की थी, हमले किए थे और उस दौरान यही टैंक था जिसने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की, न सिर्फ किनमेन आइलैंड को बल्कि ताइवान को, क्योंकि ताइवान के लिए ये किनमेन आइलैंड इस वक्त एक तरह से कहा जा सकता है वॉल की तरह है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, देखिए ये वो आइलैंड है जिससे महज दूरी है चाइना बॉर्डर की 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर न्यूज 18 इंडिया बेहद करीब पहुंच गया है चीन की सीमा से। और आप ये समझिए कि अगर चीन किनमेन आइलैंड पर कब्जा कर लेता है, अगर ऐसा होता है तो ताइवान को उसे हराना बहुत आसान होगा। लेकिन क्या ऐसा करना आसान होगा? ये तमाम वो जानकारियां आइए आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये दक्षिण चीन सागर का एरिया है, इलाका है, और इस एरिया में किस तरह से अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता रहा है चीन, वो हम सब ने देखा है। लेकिन इस बीच लगातार जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बता दें, चीन और ताइवान के बीच गतिरोध बरकरार है और इस गतिरोध के बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन और ताइवान ड्रिल्स कर रहे हैं, एयर ड्रिल्स कर रहे हैं। लेकिन चीन इस वक्त परेशान है क्योंकि जो समर्थन 1958 में किनमेन में युद्ध के दौरान मिला था, वैसा ही ऐसा लग रहा है कि ताइवान के साथ युद्ध होने की आशंका के बीच चीन को मिल रहा, चीन को इसी तरह का चुनौती भरा सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि चीन और ताइवान के बीच ड्रिल हो रही है और इन तमाम ड्रिल्स के बीच में परेशान है चीन, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से साथ देता हुआ नजर आ रहा है वो एक बड़ी चुनौती का सबब बना हुआ है। ताइवान से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अपने ड्रोन रक्षा सिस्टम को लगातार तैनात कर रहा है। ये खबर इस लिहाज से अहम है क्योंकि चीन लगातार ताइवान की हवाई सीमा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। लगातार उसने फाइटर विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि चीन ड्रिल के बहाने कभी भी युद्ध को छेड़ सकता है। ताइवान से सफर किया किनमेन आइलैंड का हमने, लेकिन इस किनमेन आइलैंड पर पहुंचने के बाद जो महसूस कर रहे हैं दूर आकर, वो ये कि ताइवान की सुरक्षा को लेकर जो किनमेन आइलैंड है वो तो एक रक्षा कवच ही है, लेकिन एक बड़ा रक्षा कवच और है, एक बड़ा रक्षा कवच और है। वो रक्षा कवच कुछ और नहीं, वो वहां के लोग हैं जो इन तमाम खबरों से कि चीन कभी भी अटैक कर सकता है बेखौफ है, बेपरवाह है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है तो हम भी एक सिटीजन के नाते जो उनका धर्म होगा लड़ाई लड़ने का, वो जरूर लड़ेंगे। चीन के युद्धाभ्यास से निडर ताइवान। चीन की साजिशों से बेखौफ ताइवान। ताइवान को चीन की हर चुनौती कबूल। चीन के खिलाफ ताइवान की तीसरी कसम।
इस वक्त दुनिया की निगाहें समंदर से घिरे इस छोटे से द्वीप पर टिकी है। ये ताइवान है, जहां इस वक्त महायुद्ध का सायरन बज रहा है। आसमान में लगातार चीन के लड़ाकू विमान हुंकार भर रहे हैं। समंदर में शी के ताकतवर युद्ध को किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। चीन की घातक मिसाइलें कभी भी ताइवान को तबाह करने के लिए निकल सकती हैं। लेकिन चीन के इस दुस्साहस के आगे ताइवान न झुकने को तैयार है, न चीन के साथ किसी समझौते को। यानी ताइवान चीन से हर मुकाबले के लिए तैयार है। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी और इससे बढ़ के चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी थी और इसके बाद से उसके वॉरशिप और फाइटर जेट लगातार ताइवान के आसमान में गश्त कर रहे हैं। यही वजह है कि ताइवान में इस वक्त रेड अलर्ट के हालात तो बने हैं, लेकिन यहाँ की जनता, आप मेरे पीछे देखिए, चीन के दहशतगर्दी वाले इरादों से बेखौफ है। रिपोर्ट बताती है कि भले ही चीन ताइवान को डराने के लिए लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन ताइवान के लोगों पर इसका कोई असर अब तक देखने को नहीं मिला है। ताइवान में रहने वाले विदेशी भी ताइवान को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि चीन ताइवान को महज धमकी दे सकता है, उस पर हमला नहीं कर सकता। दरअसल दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान 1950 से आजाद द्वीप है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान का झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है और अमेरिका किसी भी कीमत पर उसकी सुरक्षा करने का भरोसा देता रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। नेशनल चिंगची यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में दावा किया गया है कि ताइवान के 25% लोग चीन से आजादी चाहते हैं। 5% लोगों को उम्मीद है कि ताइवान चीन से जल्द आजाद हो सकता है। 28% लोग मौजूदा स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं। सिर्फ 1% लोगों का कहना है कि ताइवान का चीन में विलय होना चाहिए। इसके अलावा ताइवानीज पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक ताइवान के 78% लोग चीन के मिलिट्री ड्रिल से नहीं डरते। यानी अपनी जमीन की हिफाजत के लिए ताइवान के लोग तीसरी कसम ले चुके हैं। ये सौगंध है चीन को उसकी भाषा में जवाब देने की। ये सौगंध है चीन के आगे न झुकने की। ये सौगंध है चीन के खिलाफ ताइवान के पराक्रम की। नंबर 1 न्यूज चैनल पहुंच चुका है इस वक्त किनमेन द्वीप पर और इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कीलनुमा चीज, दरअसल यही है वजह चीन की असल तकलीफ की। वो चीन जो इस वक्त लगातार ये ड्रिल्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ताइवान को दिखाए अपनी ताकत, डराए उसे अपनी ताकत से। ये जो किले इस वक्त आप लगातार मेरे सामने देख रहे हैं, दरअसल इसी तरह की चुभन उसे तब महसूस हुई थी जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ था ताइवान का, और तब से लेकर अब तक जो
सिलसिला सामने आया है वो सिलसिला बताता है कि किस तरह से चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। और इस वक्त किनमन आइलैंड पर न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल पहुंच चुका है। आपको दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर वो जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहां पर चीन है। और इसकी महज दूरी का आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा कि कितना करीब किनमन है, लेकिन चीन की हद से कितना दूर नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर बार उसने ताइवान के जरिए कोशिशें की कि अगर वो किनमन पर कब्जा कर लेता है तो ताइवान पर कब्जा करना बेहद आसान होगा। वो इसलिए क्योंकि एक रक्षा कवच के तौर पर हर बार किनमन आइलैंड ने उसे बचाने की कोशिश की है। और हर बार जब भी चीन ने हमला किया है किनमन आइलैंड पर, तब उसे मुंह की खानी पड़ी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ताइवान और चीन के बीच जो तमाम तनाव है उसके दरमियान माइक पॉम्पियो को लेकर, उनके दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी के बाद वो दौरा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, ताइवान से बड़ी खबर आ रही है। नैन्सी पेलोसी के बाद अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ताइवान जा सकते हैं। अगले महीने 28 सितंबर को उनकी ताइवान यात्रा प्रस्तावित है। अगर माइक पॉम्पियो ताइवान जाते हैं तो ये इस साल अमेरिका के दूसरे किसी बड़े नेता का ताइवान दौरा होगा। माइक पॉम्पियो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और चीन को लेकर उनका रुख बेहद आक्रामक रहा है। उनका रुख बेहद आक्रामक और चाइना की जो नजरें हैं वो टेढ़ी। यही नहीं, चीन फिर अमेरिका को लेकर इसके बाद कहा जा रहा है कि और आक्रामक हो सकता है। और जैसे ही नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद हमने देखा था किस तरह से चीन नाराज हो गया था, आक्रामक हो गया। इन सब के बावजूद ताइवान से तमाम जो जाने की खबरें हैं अमेरिका के बड़े नेताओं की, वो सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। रूस ने यूक्रेन की आजादी के दिन ही उस पर हमला बोल दिया। यूक्रेन के जिस रेलवे स्टेशन पर रूस के रॉकेट गिरे, वहां पर बर्बादी का मंजर देखा। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और एक बार फिर से ये लगने लगा कि पुतिन जब तक यूक्रेन को तबाह नहीं कर लेंगे तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। यूक्रेन के जश्न में रूस ने डाला खलल। यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस के दिन हमला। यूक्रेन की आजादी के जश्न में खलबली। जेलेंस्की को जिस बात की आशंका थी, पुतिन ने वही काम कर डाला। यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर दिया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें कम से कम 20 से ज्यादा मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। रूस ने यह हमला यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आशंका जताई थी कि रूस बड़ा प्लान कर रहा है। तभी से यूक्रेन पर एक एक पल भारी पड़ रहे थे और रूसी सैनिकों ने जेलेंस्की की आशंका को सच साबित किया। यह हमला यूक्रेन की आजादी के दिन के साथ साथ रूसी हमला शुरू होने के 6 महीने पूरे होने का भी दिन था। यूक्रेनी समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह घातक हमला चापलिन शहर में हुआ। जेलेंस्की ने बताया कि रूस के इस हमले पर एक 11 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। Наш біль сьогодні, станом на цю хвилину, 22 загиблих, з них 5 людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть обов'язково. Змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо. 6 महीने पहले 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर बम के गोले बरसाए थे, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच यूक्रेन की आजादी की तारीख 22 अगस्त आई। जेलेंस्की ने आगाह किया कि इस दिन रूस जरूर हमला करेगा
और रूसी सैनिकों ने यही किया। चापलिन स्टेशन को टारगेट किया और उसे तबाह कर दिया। इस हमले के बाद जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से यूक्रेन का अंत नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। Дорогі українці, вже майже ніч завершується наш головний день незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш день незалежності буде, і 33-й, і всі наступні. Скільки триватиме час на землі, Україна назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі. रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद से ही यूक्रेन के चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखने लगा। नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं हुआ, बल्कि दावा किया गया है कि रूस के भी हजारों सैनिक मारे गए हैं और अभी भी यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। और अब बात मॉनसून की मार की जो बेहिसाब है। देश के कई राज्य इस वक्त जाते हुए मॉनसून का पलटवार झेल रहे हैं और कुछ राज्यों में नदियां उफान पर है, तो कुछ राज्यों में सैलाब के साथ साथ पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो चुके हैं। आधे हिंदुस्तान में बादलों ने कैसे अगस्त क्रांति मचाई हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। राजस्थान की बारां, कोटा, झालावाड़ के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। खरगोन में नर्मदा नदी उफान पर है, तो श्योपुर में कई गांव बाढ़ जैसे हालात पैदा वहां पर हो चुके हैं। और इसके साथ ही यूपी के झांसी में 4 किसानों को बेतवा नदी में नहाना भारी पड़ गया है। ये किसान 180 घंटे तक पास के ही एक टापू पर फंसे रहे, बाद में हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू किया गया। और वहीं यूपी के प्रयागराज की बात की जाए तो यहां पर हनुमान मंदिर भी बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एक तरफ जल का प्रलय, दूसरी ओर इंसान लाचार। एक तरफ हाहाकार पानी, दूसरी ओर मुश्किल में जिंदगानी। सैलाब की ताकत क्या होती है, ये देख लीजिए। इंसान कुदरत के आगे लाचार और बेहद मजबूर कैसे हो जाता है, वो देख लीजिए। टापू पर 4 लोग फंसे हैं। इन लोगों को मदद की दरकार है, लेकिन कोई इन तक मदद लेकर पहुंचे भी तो कैसे पहुंचे, क्योंकि पानी के प्रहार ने इन लोगों का रास्ता रोक रखा है। जब इस जल प्रलय के बीच इंसानों की सारी कोशिशें फेल हो गई, तो मशीनों का सहारा लिया गया। इन 2 लोगों को बचाने के लिए सेना एक्टिव हुई। हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगा। सबसे पहले टापू पर फंसे इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से खाना गिरा गया। उसके बाद शुरू हुआ इनका रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए कैसे एक एक करके वायुवीरों ने इन लोगों की जान बचाई। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग बेतवा नदी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन तभी पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि ये टापू में फंस गए। चारों किसान करीब 180 घंटे से टापू पर फंसे हुए थे। अब इस तस्वीर को देखिए। चंबल किनारे बसे भिंड के बाढ़ प्रभावित गांव में सेना के हेलीकॉप्टर एक्टिव हो चुके हैं। सेना के हेलीकॉप्टर
हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां बाढ़ प्रभावित लोग भूखे प्यासे हैं। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। भिंड के 25 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। अटेर इलाके के 6 गांव पूरी तरह पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जलमग्न गांवों को राहत सामग्री और राशन पहुंचा रहा है। गांव वालों को कम से कम इतनी रसद पहुंचाई जा रही है कि अगले 3 दिन तक खाने पीने की परेशानी न हो। प्रयागराज के संगम तट पर बड़े हनुमान जी का मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब गया है। गर्भगृह से लेकर प्रसाद खरीदने वाले दुकानें डूब गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बड़े हनुमान जी मंदिर का कि किस तरीके से बड़े हनुमान जी मंदिर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब चुका है बड़े हनुमान जी मंदिर का। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो शॉटर आप देख पा रहे हैं, ये वो शॉटर है जो दुकानें थी जिससे श्रद्धालु जो है प्रसाद खरीदते थे। और इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं चचा, ये जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, यही गर्भगृह है। यहीं पर आके दर्शन पूजन करते थे श्रद्धालु। मुसीबत इतनी भर नहीं है, गंगा यमुना नदी में 16 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के बांधों से और बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। 20.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। उत्तराखंड के बांधों और बैराजों से भी 7 लाख क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है। 26 लाख क्यूसेक पानी के पहुंचने के बाद गंगा यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है। जिला प्रशासन ने तट के पास के क्षेत्रों को हाई अलर्ट किया है। नदियों के किनारे बसाए गए 15 बाढ़ राहत शिविर एक्टिव कर दिए गए हैं। 98 बाढ़ राहत चौकियां भी नावों और स्टीमर के साथ एक्टिव कर दी गई हैं। तो न केवल सैलाब से आमना सामना हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी आफत में पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज से मेरे सहयोगी अमित सिंह सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज के हनुमान मंदिर में जिस तरीके से पानी घुसता हुआ नजर आया, उसको लेकर अपडेट क्या कुछ है फिलहाल अमित? देखिए, प्रयागराज के संगम में तो जहां पर हनुमान मंदिर डूबे हुए हैं, गंगा ने वहां पर विकराल रूप लिया ही है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना नदी में और यमुना ने भी अब विकराल रूप ले लिया। ये जो घर आप देख पा रही हैं, ये घर छगन का घर है और छगन अपने 12 सदस्यों के साथ, परिवार के 12 सदस्यों के साथ इसी घर में रहा करते थे। लेकिन अब बाढ़ का पानी, जो वाटर लेवल बढ़ा है यमुना नदी का, उसका पानी जो है इनके घर में जा चुका है। और साथ ही साथ एक दुकान भी थी यहाँ पर छगन की, वो दुकान भी जलमग्न हो की है, जिसके वजह से छगन काफी ज्यादा परेशान है। हमारे साथ छगन खुद यहाँ पर बातचीत करने के लिए। छगन, अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम नाव पे रहते हैं सर। आज 4 रोज हो गया मुझे नाव पे रहने से। 4 रोज से आप लगातार नाव पे ही हैं? हाँ जी, हाँ 4 रोज से नाव पे लगातार। मतलब खाना वगैरह सब आपका नाव पे ही बनता है? सब बनता है, सब बेटे बेटी सब उसी पे रहते हैं, खाते पीते हैं। और पूरा परिवार 12 सदस्य? हाँ, पूरा परिवार रहते हैं। इससे पहले कब डूबा था आपका घर? इससे पहले 2013 में डूबा था सर। 2016 में डूब गया था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो छगन काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि इनका मकान जो है, उनका घर जो है पूरी तरीके से डूब चुका है यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर में। और केवल छगन का ही नहीं, छगन की तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाव पूरी तरीके से, जिनका घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जहां भी कैमरा पैन करेंगे यमुना नदी का विकराल रूप यहाँ पर आप देख पाएंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो आसपास के जो निचले इलाके में जो घर है, वो घर इस वक्त पूरी तरीके से यमुना के बढ़ते जल स्तर में वो समा गए हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़। चीन ने दावा किया कि नई जनरेशन का ये टैंकर एयरक्राफ्ट उसकी वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देगा। हालांकि चीन अपने YU-20 विमान को पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया, लेकिन इससे पहले भी वो इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन में कर चुका है। खबर के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को चीन के कई विमान, जिनमें YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट भी शामिल था, ताइवान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। कहा जाता है कि वो पहला मौका था जब YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट को ताइवान के नजदीक देखा गया था। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि उस वक्त YU-20 ने 2 J-16 लड़ाकू विमानों में ईंधन भी भरा था। बताया जाता है कि चीन के पास ईंधन भरने वाले 24 H-6U विमान पहले से हैं।
लेकिन वो ना तो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और ना ही उनमें ज्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन YU-20 को तुरुप का इक्का करार दे रहा है। उधर अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी जंग को अब तय माना जा रहा है और इसकी वजह अकेला ताइवान नहीं बल्कि तेजी से बदल रही दुनिया में ताकत के समीकरण हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अमेरिका को वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए उसे चीन के साथ भिड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका के कई पत्रकारों और सामरिक मामलों के जानकारों की राय लेकर ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। दावा ये है कि तेजी से समुद्र में बढ़ रहा चीन का दबदबा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। अमेरिका से तो चीन पहले ही सीधा पंगा लेने से नहीं झिझक रहा, अब खतरा अमेरिका के दोस्तों पर भी है। चीन के पूर्व में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। अमेरिका के इन दोस्तों को भी अगर ऐसा लगने लगा अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो खतरा बहुत बड़ा होगा। अमेरिका के लिए ताकत के सारे समीकरण बदल जाएंगे। सुपर पावर होने का अमेरिका का भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा। अमेरिका का दुनिया की महाशक्ति का तमगा भी खतरे में पड़ जाएगा, खासतौर पर तब जब यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसे में अमेरिका को अपना वजूद बचाने के लिए चीन के साथ जंग लड़ना बेहद जरूरी हो सकता है और ऊपर से ताइवान पर भड़का विवाद चीन के लिए भी सीधी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन को सीधी ललकार है। चीन की लाख चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी की यात्रा भी हुई, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन पर ताइवान की वन चाइना वाली पॉलिसी कमजोर होने लगी हो। पिछले कुछ सालों में ताइवान में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। चीन की नीतियों और विस्तारवाद वाली सोच के खिलाफ ताइवान के लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। चीन पिछले 15 सालों से लगातार कभी कानूनों में बदलाव करके तो कभी अहम जगहों पर अपनी लोगों की तैनाती करके ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है। दावा तो यहाँ तक है कि ताइवान में लोगों पर कानूनी सख्ती का भी अब वहाँ उल्टा असर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब PLA में चल रहे अंदरूनी घमासान की वजह से चीन में खलबली की शुरुआत हो रही हो। मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले 2 दिनों से 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें ट्रक पलटने से चोटें आई। आगर मालवा की ही तरह खरगोन में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी इन दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नदी पर बने पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। साथ ही नर्मदा में चलने वाली नावें भी खतरे को देखते हुए नदी किनारे खड़ी दिखी। इस बीच इलाके के कुछ नेताओं ने नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर राजस्थान के कोटा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने दस्तक दे दी। बाढ़ भी ऐसी कि चारों तरफ सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने। बताया गया कि कई घंटों की जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कोटा के आसपास के गांव तालाबों में तब्दील हो गए। कहीं पानी घुटनों तक भर गया तो कहीं कमर से ऊपर चला गया। बाढ़ का कहर ऐसा कि कई लोगों के आशियाने देखते ही देखते सैलाब में समा गए। जिसके बाद वहां से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। इसके लिए बचाव दल की कई टीमों को तैनात किया गया, जिनके जवान लोगों को बचाने के लिए खुद उनके घरों तक पहुंचे और कईयों को तो गोद में उठाकर बाहर लाए। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े देखिए लगातार हैं और लोगों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। असल में कोटा समेत पूरे राजस्थान में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई गाँव तो ऐसे थे जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, जिन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया हर मोर्चे पर उनके साथ तैनात रहा।
ताकि सैलाब से जूझते लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी टीम बचाव दल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए हर वक्त जुटी रही। न्यूज 18 इंडिया काफी इनका काम काबिले तारीफ है। ये वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। कुछ गांव तो ऐसे थे जिन्हें इस सैलाब ने वीरान कर दिया। जान बचाने के लिए वहां से लोग जैसे बन पड़ा निकलते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने तो रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की बजाय खुद की रबड़ की ट्यूब में हवा भरकर वहां से निकलना सही समझा। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें वहां से निकालना बचाव दल के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हुई। और कुछ इसी तरह का हाल राजस्थान के बारां में भी दिखाई दिया, जहां बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने दरअसल लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। और इसी बीच बारां के एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसके बीचों बीच बने एक मकान की छत पर कुछ लोग फंसे दिखाई दिए, जिनकी जानकारी मिलते ही वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और वहां फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बन गई। वहां रुद्रप्रयाग के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई और फिर आसमान से बरसते पानी ने लोगों को खौफ से भर दिया। सैलाब की शक्ल में बहते मटमैले पानी ने चिरबटिया नाम के एक गांव को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ तक उखड़कर बह गए। वहीं रिहायशी इलाकों के लिए भी बारिश मुसीबत लेकर आई। वहां पहाड़ों से रिस कर आते पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। बहुत परेशानी हो रही है। लोग जो है उनको कहीं इधर उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के जखोली इलाके में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पहाड़ से आए मलबे ने नदी के ऊपर बने पुल और सड़क को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वहां जमे पत्थरों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी, जिसने काफी देर तक मशक्कत करने के बाद सड़क को खाली कराया। तब जाकर लोगों का आना जाना मुमकिन हो पाया। और ये हाल सिर्फ रुद्रप्रयाग का नहीं था, बल्कि बादल फटने से तबाही टिहरी के कई इलाकों में भी देखने को मिली। वहां एक जगह पर तो जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूपेंद्र चौधरी बने हैं यूपी के नए अध्यक्ष। संगठन की कमान, प्रदेश संगठन की कमान भूपेंद्र चौधरी को सौंपी गई है शीर्ष नेताओं की तरफ से। हालांकि कल जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी और ऐसे में लगातार उनके नाम पर चर्चा जारी थी कि ऐसे में अब नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, जिन्हें अब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सामने आए वीडियो में दोनों गुट आपस में बुरी तरह लड़ते दिखाई दिए। कोई डंडे से तो कोई ईंट से हमला करता नजर आया। दोनों गुट एक दूसरे पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते दिखाई दिए। 1 मिनट के अंदर ही वहां इतना बवाल मच गया कि आसपास के लोग भी खौफ में आ गए। हालांकि कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले सभी लड़ाके वहां से फरार हो गए। उन्होंने तलाश ਲਈ छापेमारी कर रहे हैं, जिम्मे भी बाकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दिन दहाड़े हुई मारपीट से जहां लोग दहशत में आ गए, वहीं पुलिस ने भी आरोपी लड़कों की तलाश तेज कर दी। हालांकि दोनों गुटों के बीच किस बात को लेकर मारपीट हुई, इस बात का पता नहीं चल सका। और सिर्फ फाइटर जेट और युद्धपोत ही नहीं, खबर यह भी है कि ताइवान के पास एक और ऐसा खतरनाक हथियार है जो जंग छिड़ने पर चीन को बेबस कर सकता है। और उसका ये घातक हथियार है बंकरों का एक ऐसा मायाजाल जो ताइवान ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा है। और कहा जाता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसके बंकरों के चक्रव्यूह में ऐसे उलझ जाएगा जैसे जाल में फंसी मछली। दावा किया जाता है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे बंकरों का ऐसा मकड़ जाल बना दिया जिससे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उसने पहाड़ों से लेकर शहर तक बंकरों की ऐसी किलेबंदी की है जिसे तोड़ पाना चीन के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे ही बंकरों का जाल ताइवान ने पूर्वी चीन सागर के किनारे बसे हुआलियन शहर की पहाड़ियों में बिछा रखा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के, जहाँ बेस तैयार किया गया। कहा जाता है कि उसने इन पहाड़ियों के नीचे अपनी सेना के लिए एक अलग शहर ही बसा दिया।
और वहां बनाए गए बंकरों में ताइवान बेहद घातक लड़ाकू विमानों को रखता है और साथ ही उन विमानों में लगाई जाने वाली मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार भी इन्हीं पहाड़ियों के नीचे बनाए गए बंकरों में रखे जाते हैं। लेकिन इन पहाड़ियों को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इनके नीचे ताइवान की ऐसी ताकत छिपी है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती है। दावा किया गया कि ताइवान ने इस जगह पर 200 F-16 लड़ाकू विमान रखे हैं, जिसे एशिया में F-16 फाइटर जेट का सबसे बड़ा बेस बताया जाता है। और ये आधुनिक लड़ाकू विमान पलक झपकते ही वहां बने एयरबेस से उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बात की खबर मिलते ही कि चीन का कोई फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है, ये विमान उसे खदेड़ने के लिए आसमान में गरजने लगते हैं। फाइटर जेट तो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है और इसी तरह के कई विमान लगातार जा रहे हैं। ताइवान के हुआलियन शहर की पहाड़ियों के नीचे आधुनिक कमांड सेंटर भी बना रखा है, जहां से वो चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ताइवान के पास F-16 विमानों की अगली पीढ़ी के फाइटर प्लेन की भी बड़ी संख्या मौजूद है, जिन्हें F-16V यानी F-16 वाइपर के नाम से जाना जाता है। F-16V दुनिया के बेहद आधुनिक और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है, जिस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये बैठक चल रही है। चुनाव और सुरक्षा के मसले को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें IB चीफ समेत कई बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर ये अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एक बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद की जाए, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। टारगेट किलिंग को लेकर तमाम अधिकारी अपनी अपनी राय रख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्यों से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। किया गया कि शहर के नीचे बने सैकड़ों बंकर में जंग के दौरान लोगों को लंबे वक्त तक पूरी हिफाजत से रखा जा सकता है। यही नहीं, ताइवान की राजधानी की जमीन के नीचे सरकार और सेना के कामकाज के लिए भी कई कमांड सेंटर बनाए गए हैं, ताकि हमला होने के हालात में दुश्मन से निपटने की रणनीति बनाने में किसी तरह की कोई बाधा न आए।